द प्रॉमिस के इस पार्ट में हम देखते हैं जहां पर एन्यू एक बैंक्वेट के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके पास एडी आता है और उसे समझाने लगता है बैंक्वेट के बारे में। सीधे शब्दों में कही तो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ग्रुप के लिए एक रेगुलर बैंक्वेट रखा जा रहा है। इसका मकसद इन्वेस्टर को धन्यवाद देना है। साथ ही इन ग्रुप्स के लोगों को कुछ रिसेंट इन्वेंशन और न्यू प्रोजेक्ट भी दिखाए जाएंगे। वैसे मिस्टर जिंग को अपने बैकग्राउंड की वजह से यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने किसी सुबॉर्डिनेट को भी भेज सकता था। मुझे लगता है कि वो बस अपने बोर्डम की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। तुम हमारे आसपास ही रहना, इधर उधर मत घूमना। यहाँ अलग अलग ग्रुप्स और फैक्शन है और सिचुएशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से लोग मिस्टर जिंग के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के भी अपने अपने ग्रुप्स और सपोर्टर्स हैं। और जो यंग मास्टर जिंग के क्लोज है उनसे भी कोई पंगा नहीं ले सकता है, इसलिए हर समय सावधान रहना, समझे? एन्यूस जवाब देता है, यस मिस्टर एडी। एडी कहता है, बस एडी कहो। और फिर बोलने लगता है, जाओ मिस्टर जिंग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर एन्यू बाहर की ओर जाने लगता है जिंगी के पास। बाहर जाकर वो जिंगी को देखता है जो एक जगह शांत खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी जिंगी की नजर एन्यू पर पड़ती है। जिंगी एन्यू की ओर देखकर बोलने लगता है, मुझे पहले ही पता था कि एक रोज तुम पर अच्छे लगेंगे। ये सुनकर एन्यू भी बोलने लगता है, सेम टू यू, तुम भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये सुनकर जिंगी हंस पड़ता है और बोलने लगता है, हमने आखिरकार म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट देना कब से सीख लिया, कहाँ से सीखा है? और इसके बाद दोनों बैंक्वेट के अंदर एंटर करते हैं। अल्फा लेवल 1 फ्लोर का बोर्ड रूम में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। इतनी बड़ी और शानदार जगह को देखकर एन्यू हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो मन ही मन में सोचता है, मैंने पहली बार इतना ग्रैंड सीन देखा है। यहाँ अनलिमिटेड फाइन क्यूजिन और बहुत सारी भीड़ है। अंडरग्राउंड का टेस्ट लेने के बाद मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी और अलग जगह भी हो सकती है। तभी एक पर्सन जिंगी के पास आता है और उसके साथ बातें करने लगता है। मिस्टर जिंग, आप यहाँ पर हैं? बाकी लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें बता दूं कि आप यहाँ पर हैं? जिंगी बोलने लगता है, नो नीड, वे बहुत ज़्यादा नोइजी है, बस थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। तभी एनी को दिखाया जाता है जिसकी नज़र वहाँ पर रखी हुई ढेर सारी स्वीट्स पर जाती है। वहाँ पर ढेर सारे चॉकलेट्स और अलग अलग तरह की स्वीट्स रखी हुई थी। उसे डॉक्टर एस की दी हुई चॉकलेट्स याद आ जाती है। वो चॉकलेट को देखकर सोचता है, इतनी सारी चॉकलेट, ये डॉक्टर एक्स मेरे लिए जो चॉकलेट लेकर आए थे उससे तो ये कई गुना ज्यादा है। इतनी सारी मेमोरीज पढ़ने से पहले मुझे अपनी एनर्जी रिचार्ज कर लेनी चाहिए। इतना सोचकर एन्यू एक प्लेट उठाता है और उस पर भरकर चॉकलेट भर देता है। फिर वो चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। जिंगी उसे देखकर स्माइल करने लगता है और उसके पास आता है और कहता है, सिर्फ चॉकलेट मत खाओ, यहाँ पर और भी ज्यादा डिलीशियस फूड है, भी ट्राई करो, बहुत ज्यादा टेस्टी है वो। फिर जिंगी उसे अलग अलग तरह के स्नैक्स और स्वीट्स देने लगता है। उन्हें देखकर एन्यू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जिंगी के हाथों से ही अलग अलग चीज़ें खाने लगता है। जिंगी पूछता है, क्या ये अच्छी टेस्ट कर रही है? एन्यू हाँ में जवाब देता है। तभी पीछे से कुछ लोग जिंगी और एन्यू को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर कहने लगते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राइम वर्ल्ड का यंग मास्टर जिंगी यहाँ आएगा। आवाज़ सुनकर जिंगी और एन्यू दोनों मुड़कर पीछे देखने लगते हैं। वहाँ पर एक स्कारफेस वाला पर्सन होता है। वो बोलने लगता है, ओ नो, शायद मुझे तुम्हें एलिजमेंट सन कहकर बुलाना चाहिए। ये पर्सन अल्फा लेवल 1 डॉक्टर वीस्ट होते हैं। एन्यू मन ही मन में सोचने लगता है, ये वही डॉक्टर है जिसने पिछली बार बीटा लेवल 2 इवॉल्वर को सुपर बेस्ड एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था। जिंगी डॉक्टर वीस्ट की ओर स्मिर करते हुए कहता है, टर्न्स आउट कि ये डॉक्टर वीस्ट है। आखिरकार तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? क्या आप पिछली बार अपने ब्रूड का बदला लेने आए हो? डॉक्टर वेस्ट गुस्से से कहने लगता है, यू। फिर वो हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ नोजी ब्राट, तुम्हारी वजह से मुझे अपना सुपर वेस्ट एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा क्योंकि तुमने कहा था कि वो बिना परमिशन के लिए किया गया है। लेकिन आज मुझे डंगचियन के ऑनर रॉकफेलर से ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है। फिर जोर जोर से हंसकर बोलने लगता है, कैसा लगा? क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन जिंगी उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। उस ओल्ड मैन ने अप्रूवल दे दिया है तो क्या हुआ? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं वहां से गुजर रहा था और बोर्डम में तुम्हारे सुपर बीस्ट के साथ अपने स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बीटा लेवल 2 को बचाने की कोशिश कर रहा था? वैसे भी वो बर्ड जियाग्वेन ने कहा था कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अनऑथराइज्ड है, मैंने नहीं कहा था, इसलिए जाओ और उसी से ही बात करो। ये फिर स्मिर करते हुए डॉक्टर ब्रूड को चढ़ाते हुए बोलने लगता है, अगली बार अपनी सुपर पावर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना या फिर अपना ब्रूड माउथ बंद रखना। डॉक्टर वेस्ट गुस्से से कहने लगता है, आखिरकार तुमने क्या कहा ब्राट? याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जिंगी वहां से उसे इग्नोर करते हुए एन्यू को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। जिंगी बहुत गुस्से से मन ही मन में सोचता है, ये ब्रूट्स,
इन्होंने सच में इतने स्टूपिड प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। हाउ रूटन। एन्यू जिंगी को देखकर सोचता है, लगता है जिंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैं उसकी मेमोरीज रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके एक्शन से साफ दिख रहा है कि वो डॉक्टर वेस्ट और इंस्टीट्यूट के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये मुझे उस समय जैसा ही लग रहा है जब मैं दूसरे एपिसलोन लेवल 5 इवॉल्वर को बचा नहीं पाया था। मैं भी ऐसे ही एक्सप्रेशन देता था। पहली बार मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है। तभी एन्यू जिंगी के एंग्री फेस को देखकर उसके माउथ में स्नैक्स डाल देता है। जिंगी का ध्यान एन्यू पर पड़ जाता है। एन्यू कहता है, जब कोई अच्छा खाना खाता है तो उसका मूड तुरंत ही ठीक हो जाता है, उसका मूड अच्छा हो जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिसे अल्फा लेवल 1 भी चेंज नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा आउटरेजियस है। जिंगी कहता है, हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एंग्री नहीं हूँ, किसी की लाइफ और डेथ का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। एन्यू कहता है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा एनरेज लग रहे हो। जिंगी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ओके मैं सच में एंग्री हूँ। वो मान जाता है कि वो इस समय गुस्से में है। फिर वो एन्यू की ओर देखकर बोलने लगता है, लेकिन इस तरह फीडिंग कराने से मेरा एंगर, मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा। एन्यू मासूमियत से पूछता है, तो फिर तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होने वाला है। तभी जिंगी उसे अपनी ओर खींचता है, उसके माउथ में मौजूद स्नैक्स को दूसरी तरफ से अपने माउथ से खाने लगता है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, सिर्फ इस तरह से फीडिंग करने से ही मेरा गुस्सा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है। इस क्लोज मूवमेंट के बाद सीन बदलता है और एन्यू को एडी के साथ दिखाया जाता है। एन्यू इसमें चॉकलेट खा रहा था। एडी उससे कहता है, मिस्टर जिंगी एक ज़रूरी बातचीत के लिए गए हैं, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ ही रहो। तुम्हारी आइडेंटिटी खास है, इसलिए कम बोलना और इधर उधर मत घूमना। अगर कोई तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब मत देना, मैं तुम्हारी तरफ से सब कुछ संभाल लूंगा। एन्यू चुपचाप अपने स्नैक्स खाने लगता है। कुछ देर बाद वो एडी से कहता है, एडी मेरा एक सवाल है। एडी पूछता है, क्या सवाल है। एन्यू मासूमियत से पूछता है, जिंगी को खुश करने वाला फीडिंग मेथड किसी दूसरे के माउथ से खाना लेना क्यों है। वो थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा था जब जिंगी ने उसके माउथ से स्नैक्स को खाया था। फिर वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस चीज़ से खुश कैसे हो सकता है। बेचारा एडी कहता है, एन्यू तुम मुझसे इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछते रहते हो, तुम सीधे मिस्टर जिंग से ही सवाल क्यों नहीं पूछते। एन्यू कहता है, मैंने पूछा था, उसने कहा कि इसका कोई कारण नहीं है, उसने बस कहा कि उसे मेरे साथ ऐसा करना पसंद है। मुझे ऐसा सवाल मिला जिससे मैं समझ ही नहीं पाया। उसके सवाल और जवाब को सुनकर बस चुप रह जाता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और एडी से बात करने लगती है और पूछती है कि एडी ये तुम्हारे बगल में कौन है, क्या ये अल्फा लेवल 1 इवॉल्वर है। एडी जवाब देता, नहीं ये अल्फा लेवल 1 इवॉल्वर नहीं है, ये बस मिस्टर जिंग का पर्सनल है। यहीं पर एनी को दिखाया जाता है जो अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रहा था और जिंगी के साथ हुए मूवमेंट को याद कर रहा था। जब जिंगी ने उसके माउथ से स्नैक्स खाया था, वो मन ही मन में सोचता है, असल में मुझे उसके एक्शन को समझने में परेशानी नहीं है, मेरी सोच के हिसाब से शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे मुझ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ को मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये है कि उसके करीब रहने, फिजिकल कॉन्टैक्ट होने पर मेरे अंदर पैदा होने वाले अट्रैक्शन और मूड चेंज हो रहे हैं। मेरी सुपर पावर उस पर काम नहीं करती है, इसलिए अट्रैक्शन और मूड चेंजेस मेरी सुपर पावर की वजह से नहीं हो सकते हैं। मैंने पहले कभी किसी और के साथ ऐसा महसूस नहीं किया, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। एन्यू चुपचाप बस इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तभी ग्रीन हेयर वाला पर्सन उसके पीछे से आता है। वो वही पर्सन होता है जब एन्यू की मुलाकात लेवल 5 ट्रेनिंग के दौरान उससे हुई थी। वो एक बुली था जो एन्यू को बस हर बार बुली करता रहता था। वो एन्यू को पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन एन्यू बहुत शांति से उसका पंच टॉस कर देता है। वो बुली हैरानी से कहता है, अरे तुम 0321 हो राइट, अब तुमने मेरे पंच को डॉज करने की स्ट्रेंथ भी आ गई है। अब जब तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर चुका है और तुमने ढंग से क्लोथ्स भी पहन रखे हैं। एन्यू मन ही मन में सोचता है, ये बुली यहाँ पर क्यों है। ओह अब याद आया, टाइटेनियम एरम टेस्ट के शुरुआत में एक अल्फा लेवल 1 एक एपिसलोन लेवल 5 को अपने साथ ले गया था, वो यही था। बुली उसे देखकर कहता है, तुम्हारे लुक्स को देखकर लगता है कि आखिरकार तुमने किसी अल्फा का पेट बनना स्वीकार कर ही लिया है। एन्यू पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम कर क्या रहे हो। बुली हंसकर
कर कहता है, क्या करना चाहता हूँ? हम दोनों उस छोटे पेट ग्रुप का हिस्सा है जिसे एक अल्फा लेवल ने अपने साथ रखा है, एक टॉय की तरह। इसलिए मुझे तुमसे मिलने और बात करने तो आना ही था। फिर वो एन्यू के दोस्त के बारे में पूछता है, वो परेशान करने वाला नया लड़का कहाँ पर है? फिर वो चिढ़ाते हुए कहता है, ओ वो तो मर गया है राइट। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हारी मदद मत करना, ऐसा करने से उसके पास सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही आने वाली थी। ये सुनकर एन्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोलने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो? फिर वो कहता है, ये बॉटम फ्लोर नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई टेस्ट हो रहा है। मुझे अब लो प्रोफाइल रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे रूल्स के खिलाफ जाकर लड़ने और तुम्हारी लाइफ बचाने की ज़रूरत भी नहीं है। एन्यू उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में मरने की इतनी ही ज़्यादा जल्दी है तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बुली एन्यू का हाथ हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद से उसे दूर ही नहीं करवाता है। वो घबरा कर कहता है, धत तुम क्या बकवास करे हो? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश करे हो? वो मन ही मन में सोचता है, ये नूब, इस नूब के पास इतनी सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई और कब से आ गई? फिर वो डरते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पास सुपर पावर है? आज मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा ही दूंगा। और फिर अपने सुपर पावर का यूज़ करने लगता है लेकिन तभी उस पर किसी की पावर का इस्तेमाल हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी देखने की एबिलिटी छीन ली जाती है और इस एबिलिटी को देखकर पता चल जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिंगी है। जिंगी वहां पर पहुंच चुका था। जिंगी उस बुली की कॉलर को पकड़ता है और गुस्से से कहने लगता है, ये ट्रैश यहाँ पर क्या कर रहा है? बुली डरते हुए कहता है, अचानक सब कुछ काला क्यों हो गया है? क्या लाइट्स बंद हो गई है? तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। तब पीछे से एक सिल्वर हेयर वाला पर्सन आता है जो कि जिंगी का टीममेट होता है। उसका नाम शैन यून ही होता है। वो अल्फा लेवल 1 मर्क्यूरी एलिमेंटल इवॉल्वर है। वो जिंगी से कहता है, जिंगी ये मेरा ट्रैश है। जिंगी उस बुली को उसकी ओर फेंकते हुए कहता है, शैन यून ही अपने ट्रैश को खुद संभाल कर रखो। शैन यून ही कहता है, सॉरी जिंगी, मैं ऐसे संभाल लूंगा और मैं इसे ले जाता हूँ। तभी जिंगी के बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिया कैन वहाँ पर आता है जो कि वाटर एलिमेंटल इवॉल्वर होता है। वो बड़ी सी स्माइल के साथ कहने लगता है, जिंगी मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आई, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जिंगी उसे देखकर कहता है, क्या ये कभी ख़त्म भी होगा? लगता है कि कुछ समय तक शांति मिलने वाली नहीं है। फिर उसके पीछे से एक और पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम गाय होता है और वो फायर एलिमेंटल इवॉल्वर होता है। गाय कहता है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर यहाँ पर आओगी जिंगी, तुम आखिरकार अकेलेपन को सहन कर ही नहीं पाए राइट। फिर उसकी नज़र साइड में खड़े एन्यू पर जाती है और उसे देखकर वो कहता है, तो तुम सच में छोटे जेन्यू पिग के साथ बिजी थे। जियाक्वैन भी एन्यू को देखकर कहता है, लगता है कि हमें फिर से जान पहचान करनी पड़ेगी छोटे जेन्यू पिग। एन्यू बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हेलो मेरा नाम एन्यू है, मैं एप्सिलॉन लेवल 5 का पावरलेस हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। जिंगी कहने लगता है, मार्गदर्शन? ये लोग तुम्हें क्या सिखा सकते हैं? इससे अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हें खुद सिखाऊं। इतना कहकर वो एन्यू को अपने साथ खींचता है, अपने पास खींचता है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हम अब वापस जा रहे हैं। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे से जियाक्वैन जोर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, जिंगी रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पास खाली समय कभी कभी ही मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन जिंगी और एन्यू वहाँ से जाने लगते हैं। एन्यू मन ही मन में सोचता है, कितने अफसोस की बात है, मुझे अपनी मेमोरी रीड करने की एबिलिटी का यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला, मैं किसी की मेमोरी को रीड ही नहीं कर पाया। वैसे एक और आदमी यहाँ पर नहीं है, वही ग्लासेस और बुक वाला पर्सन। फिर पीछे गाय को दिखाया जाता है जो अपने टीममेट से कहने लगता है, वाह लगता है जिंगी इस बार सच में सीरियस है, देखो वो उस छोटे जेन्यू पिग का कितना ख्याल रख रहा है। उसने तो उसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन तक करवा दिया है। शैन यून की तरह नहीं जिसने बिना किसी नुकसान की भरपाई के ही बस किसी को रैंडमली चुन लिया था। शैन यून जवाब देता है, जेन्यू पिग्स को मुआवजे की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फिर यहीं पर साइड में जियाक्वैन को दिखाया जाता है जो एन्यू की ओर बहुत ज्यादा गुस्से के साथ देख रहा था, जैसे वो उसे अभी ही मार देगा, क्योंकि एन्यू जिंगी के बहुत ज्यादा क्लोज था और जिंगी भी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। वो गुस्से से एन्यू को देखकर कहता है, वो अनोइंग छोटा जेन्यू पिग। उसके बाद सीन बदल जाता है और एन्यू को उसके रूम में सोते हुए दिखाया जाता है। उसे नाइटमेयर आ रहा था। उसके नाइटमेयर में वही बातें बार बार दिखाई दे रही थी जो उस बुली ने बैंक्वेट में कहा था। वही आवाज़ सुनाई देती है, वो परेशान करने वाला नया लड़का कहाँ है? वो मर गया है राइट, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हारी मदद ना करे, ऐसा करने से उसके पास सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही आएगी। इसके बाद एन्यू को कुछ और लोग दिखाए जाते हैं। वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब लिनही को यानी कि एन्यू के फ्रेंड को कुछ लोगों ने मारा था अपनी पावर के साथ।
वो बात याद आती है। वो पर्सन उसे कहने लगता है कितने दुख की बात है, तुम्हें लगता है कि तुम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन असली पावर के इतने बड़े अंतर के सामने तुम अभी भी सिर्फ एक कमज़ोर इंसान हो। तुम कुछ भी बदल नहीं सकते, ठीक वैसे ही जैसे तुम उससे बचा नहीं सके अपने फ्रेंड को। और कहने लगता है सपने में अपनी रैशनैलिटी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट? इसलिए मैं तुम्हारे दिल में छिपी उन फीलिंग को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ जिन्हें रियलिटी में तुम छिपा लेते हो। पावर पाने की इच्छा, अपनी पावर फेल होने की वजह से पैदा हुई हेल्पलेसनेस। एन्यू उन थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहा था जो वो उसकी थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पर्सन फिर कहता है तुम कितने ज़्यादा जिद्दी हो और क्या छिपा हुआ है तुम में, एक रिमोर्स, एक पछतावा। तुम उस टेस्ट को कभी नहीं भूल पाओगे क्योंकि तुमने उसकी परवाह नहीं की थी और इसी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। अब समझे, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो। तभी एन्यू की नींद खुल जाती है। वो हाँफते हुए डरते हुए उठ जाता है, जिसकी वजह से जिंगी भी उठ जाता है। वो उसे पकड़ता है और बरीड होते हुए पूछता है क्या हुआ। एन्यू हाँफते हुए कहता है एक नाइटमेयर था। जिंगी कहता है नाइटमेयर, मुझे लगा कि तुम सपने नहीं देखते हो। एन्यू धीरे से कहता है काश मैं पावरफुल होता, काश मैं स्ट्रांग होता। एन्यू के मुंह से ये वर्ड सुनकर जिंगी मन ही मन में सोचता है क्या ये अंडरग्राउंड टेस्ट का असर है। उसकी आंखों में उसकी यूजुअल रैशनैलिटी और प्रिजर्वनेस पूरी तरह से गायब हो चुकी है। शायद उसका इतना वल्नरेबल मोमेंट ही मुझे उसे अपनी बाहों में लेने की इच्छा करवा रहा है। फिर जिंगी एन्यू को अपनी ओर खींचता है, उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मेरी तरफ देखो, तुम्हें उस घटिया जगह पर वापस जाकर फिर किसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, अतीत के बारे में सोचना बंद करो, समझे? एन्यू जवाब देता है समझ गया। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर एन्यू अपनी फेवरेट स्वीट चॉकलेट खा रहा था। वो मन ही मन में सोचता है मैंने गलत कैलकुलेशन कर ली, कल रात मैंने जिंगी के सामने अपनी कमज़ोरी दिखा दी और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो अट्रैक्शन और मूड चेंज मेरे अंदर पैदा होते हैं वो भी कल रात के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गए। ये मेरे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। एनालिसिस के बाद मुझे लगता है कि मेरी पावर फेल होने और इस अननोन इमोशनल चेंज की वजह शायद जिंदगी की सुपर पावर हो सकती है। मुझे हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा। असल में एन्यू अपने अंदर उठ रही उन स्ट्रेंज फीलिंग के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद जिंदगी की वजह से उसके अंदर ये फीलिंग पैदा हो रही है और सच में जिंदगी की वजह से ही पैदा हो रही थी क्योंकि एन्यू को जिंदगी के प्रति लव फीलिंग फील होने लगी थी। लेकिन यहाँ पर एन्यू कुछ अलग ही समझ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये फीलिंग है क्या। तभी सामने जिंगी को दिखाया जाता है जो किसी पर्सन के साथ बात करते हुए पूछता है तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये पर्सन और नहीं बल्कि गाय होता है। जिंगी उसकी ओर देखकर बोलने लगता है तुम्हें आखिरकार क्या जरूरी बात करनी है? अगर तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने वाले हो तो तुम्हारी खैर नहीं। गाय जो फायर एलिमेंटल इवॉल्वर होता है वो कहता है नहीं, बात सच में जरूरी है। जिंगी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें लेवल 1 डॉक्टर के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। आखिर डॉक्टर विस्ट को रॉकफिलर का सपोर्ट मिला है जो कि अंडरग्राउंड लैब का ओनर है। वो लगातार कई प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है और कुछ ग्रुप्स भी उसके साथ। डॉक्टर जिंगी जवाब देता है उसके सारे काम आसानी से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस ओल्ड मैन रॉकफिलर का सपोर्ट उसके पीछे है। जिन इलीगल प्रोजेक्ट को वो पूरा करना चाहता है, क्लोन्स, किलर्स और ऐसी चीज़ें, उनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। उस जैसे शॉर्ट साइटेड और लो IQ इंसान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी जिया क्वेन वहाँ पर आता है और कहता है व्हाट द हैक जिंगी और गाय, तुम दोनों फिर से इतना बोरिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिटिल गाय जेनी पिग यानी कि एन्यू को रिक्रिएशन रूम का टूर करवा लेता हूँ, कैसा रहेगा? जिंगी एन्यू की ओर देखता है। एन्यू इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दे रहा था तो जिंगी बोलता है श्योर। वो जिया क्वेन को एन्यू को ले जाने के लिए वहाँ जाता है। एन्यू कंफ्यूज होकर जिंगी की ओर देखने लगता है। जिंगी जिया क्वेन से कहता है अगर तुम मेरे लिटिल थिंग का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए तो उसकी जगह मैं तुम्हारी लाइफ ले लूंगा। जिया क्वेन एन्यू को पकड़ कर ले जाने लगता है और कहता है इतना स्कैरी मत बनो जिंगी, मैं तुम्हारे थिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैसे भी तुम अपने विजन से किसी भी समय हमें लोकेट कर सकते हो, चिंता मत करो। और इतना कहकर वो एन्यू का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो लिटिल जेनी पिग, और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर इसके बाद रूम में सिर्फ जिंगी और गाय ही होते हैं। गाय जिंगी की ओर देखकर हैरानी से बोलता है तुमने सच में उस लिटिल जेनी पिग को जिसकी तुम इतनी ज़्यादा वैल्यू करते, इतनी ज़्यादा परवाह करते हो, उसे तुमने जिया क्वेन के साथ भेज दिया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो उसे परेशान करेगा, उसके साथ कुछ कर देगा? जिंगी जवाब देता है जिया क्वेन मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा
और करने की उसके पास हिम्मत भी नहीं है ऑब्वियसली। असल में मैंने लिटिल थिंग को उसके साथ इसलिए भेजा क्योंकि मुझे लिटिल थिंग का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं यहाँ पर हैरान होकर पूछता है इंटरेस्टिंग उसका एक्सप्रेशन, लेकिन उसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। और तभी बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया कि तुम अपने विजन अपनी आंखों के साथ किसी को भी पढ़ सकते हो, किसी की भी आंखों को पढ़ सकते हो। जिंगी कहता है जब मैंने थोड़ी देर पहले जिया क्वेन को परमिशन दी थी एनी को ले जाने के लिए, तब मैंने जानबूझकर डाउटफुल और बरीड एक्सप्रेशन बनाया था और संयोग से पिछली रात लिटिल थिंग ठीक से सो भी नहीं पाया था। इसलिए अगर वो कुछ समय जिया क्वेन के साथ रहेगा तो शायद जल्दी ही वो मेरे पास आने की इच्छा करेगा। उसकी छोटी सी आंखों में मेरे लिए हेल्प मांगते हुए एक्सप्रेशन की कल्पना ही मुझे एंटरटेन करती है। गाय ये सुनकर कंफ्यूज्ड रह जाता है और कहता है तुम तो सच में पागल ही हो गए हो। फिर सीन बदलता है और जिया क्वेन एन्यू को अपने साथ ले जा रहा था वो दिखाया जाता है। एन्यू मन ही मन में सोचता है जिंगी इतनी आसानी से मान गया, क्या उसे चिंता नहीं है कि जिया क्वेन मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है? तो रिक्रिएशन रूम भी नहीं है जहाँ पर ये मुझे ले जा रहा है। तभी जिया क्वेन उसकी ओर देखता है और कहता है जिंगी के आसपास रहने वाले सभी लोगों में मैं जिंगी का सबसे ट्रस्टेड पर्सन हूँ। हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। उसे पता है कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, इसलिए उसे नेचुरली लगता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन अब उसके खिलाफ एक अनफेवरेबल फैक्टर आ गया है और वो तुम हो। जिस दिन तुमने ज़बरदस्ती जिंगी और मेरा अटेंशन अपनी ओर खींचा था उसी दिन से मैं समझ गया था कि तुम कोई सिंपल पर्सन नहीं हो। और सोचो तुम जैसे पावरलेस का इतने लंबे समय तक बॉटम फ्लोर पर सर्वाइव करना भी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तुम अब ग्राउंड जाना चाहते हो राइट? जिंगी का फ़ायदा उठाने के लिए तुम लगातार उसके साथ क्लिंजी बनते रहे ताकि वो तुम्हारी हेल्प करे। मैं तुम्हें अब ग्राउंड पहुंचने में मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें जिंगी से दूर रहना होगा। क्या कहते हो लिटिल जेन्यू पे, क्या तुम मेरी बात मानोगे? जिया क्वेन की बात सुनकर एन्यू मन ही मन में सोचता है क्या जिया क्वेन पर भरोसा किया जा सकता है? इसका फैसला करने के लिए मुझे उसकी और मेमोरीज पढ़नी पड़ेगी और ये करने के लिए वो जिया क्वेन के क्लोज आने लगता है ताकि वो उसे टच करके उसकी मेमोरीज को रीड कर सके। तभी जिया क्वेन नर्वस हो जाता है, सतर्क हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है तुम फिर मेरे पास आ रहे हो? क्या पिछली बार की तरह तुम इस बार भी मुझसे कुछ चुराना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत पानी में डुबो दूंगा। ये सुनकर एन्यू थोड़ा पीछे हो जाता है और मन में सोचता है लगता है कि मुझे इसका फैसला खुद ही करना होगा कि ये इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। वैसे भी ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, भले ही कोई दूसरों की मेमोरीज ना पढ़ सके फिर भी उनके वर्ड्स और डीड्स से उनकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिंगी और जिया क्वेन में फ़र्क ये है कि जिंगी मेरी एग्जिस्टेंस की रक्षा करेगा, उसका पर्पस चाहे जो भी हो उसने अपने एक्शन से साबित कर लिया है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। उसी दिन ज़्यादा सोचते हुए देखकर जिया क्वेन उसे घूरते हुए कहता है इतनी देर से क्या सोच रहे हो? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा ऑफर स्वीकार करते हो या नहीं? एनी जवाब देता है मैं मना करता हूँ, मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। जिंगी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जब वो एक और सुपर पावर विकसित कर लेगा तब वो मुझे खुद ही अब ग्राउंड ले जाएगा। ये सुनकर जिया क्वेन कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें सच में जिंगी के प्रॉमिस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसे देखने के बाद तुम मेरे ऑफर के बारे में एक बार फिर सोच लेना। एन्यू पूछता है आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? जिया क्वेन स्मिर करते हुए एक डोर की तरफ इशारा करता है और कहता है डोर खोलो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। एन्यू डोर के पास जाता है, उसे खोलता है और अंदर जाकर एंटर करते हुए जब वो सामने देखता है वो शॉक्ड रह जाता है। सामने और कोई नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त लिनी होता है जिसे कहा गया था कि वो मर गया है एक टेस्ट के दौरान। लिनी मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन वो बेहोश था पड़ा हुआ था। लिन्ही को देखते ही एनी को जिंगी की कही हुई बात याद आने लगती है जहाँ पर जिंगी ने उसे बताया था कि डॉक्टर के अनुसार जो लिन्ही का ओपोनेंट था उसकी ची वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लिन्ही के हार्ट और लंग्स फंक्शन पूरी तरह से फेल हो गए थे और उसकी डेथ हो गई थी। तब जिया क्वेन उसे कहने लगता है जिंगी ने तुम्हें क्या बताया था? उसने कहा था कि तुम्हारे फ्रेंड की मौत हार्ट और लंग फेलियर की वजह से हुई है। अब सिर्फ ये जानने के बाद भी क्या तुम जिंगी के प्रॉमिस पर भरोसा कर सकते हो? अगर तुम अपना फैसला बदल लो तो कभी भी मुझे ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हें अपने लिटिल फ्रेंड से मिलने दूंगा जब चाहे तुम मिलना चाहो
और तुम्हें अबव ग्राउंड भी ले जा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, आज हमारे बीच जो बातचीत हुई है उसके बारे में जिंगी को पता नहीं लगना चाहिए और उसे ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा फ्रेंड अभी जिंदा है। इसके बारे में तुम्हें पता लग गया है। अगर उसे पता चल गया तो मेरा ऑफर वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर जियो कैन मन ही मन में सोचता है, इस बार तो ये निश्चित रूप से मेरा ऑफर स्वीकार कर ही लेगा। फिर वो एन्यू को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चलो। अब तक जिंगी और बाकी लोग रिक्रिएशन रूम में पहुंच गए होंगे। फिर सीन बदलकर अल्फा लेवल 1 रिक्रिएशन रूम में दिखाया जाता है, जहां पर जिंगी और बाकी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। जिया कॉइन कहने लगता है, इतनी देर क्यों लग गई? हम काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गाय कहता है, जिंगी तुम्हें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहता था। तो लिटिल जेन्यूपी कैसा लगा? जिया कॉइन, अच्छा पर्सन है राइट? जिंगी बस एन्यू का रिएक्शन देखने लगता है, लेकिन एन्यू का रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने इमेजिन किया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें बहुत ही कोल्ड और अलर्ट थी। ये देखकर जिंगी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अचानक हुआ क्या और वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। गाय भी थोड़ा नर्वस होकर कहता है, लिटिल जेन्यूपिक का फेस वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने इमेजिन किया था, जैसा कि सोचा था। उसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा कोल्ड और अलर्ट है। जिंगी एनी को देखकर मन ही मन में सोचता है, कोल्ड और अलर्ट आइज। लिटिल थिंग फिर से अपने रेजिस्टिंग स्टेज में वापस आ गया है, जैसे कि वो स्टार्टिंग में था। आखिरकार इतनी जल्दी क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कल रात उसका फ्रेजाइल लुक देखकर मेरे अंदर उसे अपने बाहों में लेने की इच्छा पैदा हुई थी, वो कभी थी ही नहीं। फिर जिंगी एन्यू से कहता है, लिटिल थिंग यहाँ पर आओ। जियो कैन भी एन्यू से कहने लगता है। जब वो देखता है कि एन्यू जिंगी के पास नहीं जा रहा है, वो उसे बोलने लगता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? लिटिल जेन्यूपिग, जिंगी ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। लेकिन तभी एन्यू जिया क्वैन का कॉलर पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है। जिया क्वैन चौंक कर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? एन्यू अपनी कोल्ड और अलर्ट आंखों के साथ जिंगी की तरफ देखता रहता है और कहता है, लिन ही मरा नहीं है राइट? जिंगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सवाल सुनकर जिंगी अचानक हैरान रह जाता है कि आखिरकार एन्यू को इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला। फिर वो तुरंत ही अपनी डरावनी आंखों के साथ जिया क्वैन की तरफ देखता है। जिया क्वैन जिंगी की नज़र देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस और डर जाता है और तुरंत कहता है, आई एम सॉरी जिंगी। जिंगी अपनी नज़र जिया क्वैन से हटाकर एन्यू की तरफ दोबारा से शिफ्ट करता है और कहता है, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला भी है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें हर बात का सच बताने के लिए बाध्य तो नहीं हूँ और तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि तुम्हारा फ्रेंड अभी भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। एन्यू कहता है, मुझसे झूठ बोलने की वजह बताओ, वरना मैं तुम्हारे किए हुए प्रॉमिस पर भरोसा नहीं कर सकता। जिंगी स्मिर करते हुए कहता है, लिटिल थिंग, तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है। तुम ऐसी स्थिति में नहीं हो कि मुझसे फेयर ट्रस्ट और प्रॉमिस की मांग कर सको। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। और तुरंत यहाँ पर आओ। एन्यू और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कोल्ड आइज के साथ जिंगी की तरफ देखता है। फिर वो जिया क्वैन को जोर से धक्का देकर जिंगी की तरफ फेंक देता है और तुरंत वहाँ से भागने लगता है। काय ये देखकर तुरंत कहता है, वो उस डोर से भाग गया। ये लिटिल जेन्यूपिग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसने जानबूझकर ऐसा टाइम चुना जब वो तुम्हारी नज़र के सामने नहीं था, ताकि तुम अपने विजन का इस्तेमाल ना कर सको उसे ढूंढने के लिए। जिंगी जिया क्वैन को तुरंत साइड में फेंक देता है और तुरंत अपना ध्यान उस डोर की तरफ करता है जहाँ से एन्यू अभी भी भागा था। वो अपने विजन का इस्तेमाल करके एन्यू को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद वो एडी को इन्फॉर्मेशन देता है एन्यू के बारे में और बोलता है, एडी, लिटिल थिंग एंटेरियम की तरफ जा रहा है। गार्ड्स को कहो कि उसे चारों तरफ से घेर ले, लेकिन ध्यान रखना वे सिर्फ बेयर हैंड्स से ही उसे पकड़ सकते हैं। उसे ज़रा भी चोट नहीं आनी चाहिए, समझे? एडी ये सुनकर तुरंत कहता है, जी मैं समझ गया सर। इसके बाद तुरंत एडी गार्ड को इन्फॉर्मेशन देने लगता है और कहता है, सब लोग कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तुम्हें उसे सिर्फ बेयर हैंड्स के साथ ही काबू करना होगा। टारगेट एक एपिसलोन लेवल 5 पावरलेस है और उसका रिस्क इंडेक्स 0 है। उसे पकड़ते समय उसे ज़रा भी चोट नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। गार्ड्स एनी को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो एनी को देखते हैं वो सामने देखते हुए थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, टारगेट मिल गया है, लेकिन इसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ देर बाद जिंगी और एडी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एडी गार्ड्स को पीछे से कहने लगता है, तुम लोग क्या कर रहे हो और वो कहाँ पर है? गार्ड्स सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हमें वो मिल गया है, लेकिन इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, आप खुद देख लीजिए। जिंगी सामने देखता है एन्यू एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ उसे पीछे काफ़ी गहरी काली जगह थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई
उसके पास गया तो वो नीचे कूद सकता है। एन्यू भी जिंगी की ओर देख रहा था और उसकी आंखों में अभी भी कोल्ड और सतर्क भाव था। गार्ड्स कहते हैं, मिस्टर जिंगी, हम उसके और करीब नहीं जा सकते हैं, उसके पीछे वॉइड है। ये एंटेरियम 3 मंजिल जितना ऊंचा है। हमें डर है कि अगर वो नीचे गिर गया तो उसके बचने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होगी। जिंगी एनी को देखते हुए मन में सोचने लगता है। उसकी आंखों में अभी भी बहुत कोल्ड विजिलेंस है, लेकिन फिर भी वो कल रात से भी ज़्यादा फ्रेजाइल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगले ही पल वो मेरे सामने से गायब ही हो जाएगा। वो दूसरों के किए हुए प्रॉमिस और फेयर ट्रस्ट को बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। मुझे ये सब दोबारा कैसे ठीक करना चाहिए? आखिरकार मैं उसे खुद पर दोबारा से ट्रस्ट कैसे दिलाऊंगा? तभी जिंगी को एन्यू की पुरानी बात याद आने लगती है, जब उसने डॉक्टर एक्स और मिस हेलन के बारे में कहा था। डॉक्टर एक्स और मेरी रिसर्चर मिस हेलन ही बॉटम फ्लोर के ऐसे 2 लोग हैं जो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। उसके सामने मैं 0321 नहीं हूँ, ना कोई एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट और ना ही कोई चीज़ हूँ। मैं उनके सामने मैं सिर्फ एन्यू हूँ। ये बात याद आते ही जिंगी एन्यू को उसके नाम से पहली बार पुकारता है, एन्यू। इससे पहले वो एन्यू को हमेशा लिटिल थिंग करके बुलाता रहता था। अपना नाम सुनकर एन्यू चौंक जाता है और जिंगी की ओर देखने लगता है। जिंगी कहता है, एन्यू तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास नीचे यहाँ पर आ जाओ। एन्यू ठंडी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहता है, जिंगी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक फन टॉय हूँ, राइट? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है। पहले मैं यही सोचता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक बार्गेनिंग चिप है। वो कुछ पल के लिए रुककर कहता है, वो बार्गेनिंग चिप मैं खुद हूँ। जिंगी ये सुनकर हैरान रह जाता है। एन्यू आगे कहता है, तुम इस टॉय को मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा महत्व देते हो, इसलिए अब मैं खुद को तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने विजन से मेरी दृष्टि को छीनने की कोशिश भी की तो मैं सीधे नीचे कूद जाऊंगा। एडी ये सुनकर हैरान रहकर बोलने लगता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एन्यू इतनी दूर जा सकता है। जिंगी एन्यू की आंखों को ध्यान से देखने लगता है और सोचता है, उसकी आंखें बिल्कुल नहीं कांप रही है। एन्यू सच में सीरियस है। वो खुद को बार्गेन करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सिचुएशन में मैं सच में कुछ भी उसके खिलाफ नहीं कर सकता हूँ। जिंगी धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। एन्यू तुरंत पीछे की ओर झुक जाता है और बोलने लगता है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सीधे नीचे कूद जाऊंगा। जिंगी वहीं पर रुक जाता है और एडी से कहता है कि सभी गार्ड्स को यहाँ से हटा दो। और एडी तुरंत ही मान जाता है और सभी गार्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर सिर्फ जिंगी और एन्यू ही होते हैं। जिंगी कहता है, ठीक है एन्यू, मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। अपनी कंडीशन बताओ, मैं उन्हें पूरा करूँगा। एन्यू मन ही मन में सोचता है, मेरा जजमेंट बिल्कुल सही था, वो सच में मेरी परवाह करता है। फिर एन्यू कहता है, पहली कंडीशन, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। इस बार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, इसका कारण बताओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ, अपना बैकग्राउंड, अपनी सुपर पावर भी। जिंगी उसकी कंडीशन तुरंत ही मान लेता है। एन्यू थोड़ा कंफ्यूज रह जाता है और सोचता है, मैंने जानबूझकर एक ही कंडीशन में बहुत सारी बातें जोड़ दी, लेकिन उसने इतनी आसानी से उन सारी कंडीशन को मान लिया। फिर एन्यू कहता है, मेरी दूसरी कंडीशन, लिनही को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे उसे जब चाहे मिलने देना। जब वो ठीक हो जाएगा तो उससे ऊपर की दुनिया में अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल करने के लिए वापस जाने में मदद करना। मेरा अनुमान है कि तुमने उसे इसलिए छुपा कर रखा ताकि बाद में उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको, क्योंकि डॉक्टर एक्स के जरिए मुझे थ्रेटेंड करना बेकार है, इसलिए तुम लिनही का इस्तेमाल करना चाहते थे, राइट? जिंगी मुस्कुरा कर कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। ये सच में एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह नहीं। मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए कहा था कि लिनही मर चुका है। तुम्हारा रिएक्शन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने तुम्हें सच बताने की ज़रूरत नहीं समझी। जब तुमने उसकी मौत की बात इतनी आसानी से स्वीकार कर ली तो मुझे लगा कि उसके ज़िंदा होने से तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं कि वो मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तुम्हें ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। इसका मतलब है कि तुम भी मुझे ज़्यादा महत्व देते हो, राइट? एन्यू अपनी कोल्ड आंखों के साथ उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए प्रॉमिस को महत्व देता हूँ। जिंगी, दोबारा मेरे साथ इस तरह का खेल मत खेलना, इसमें एक ज़रा भी मज़ा नहीं है। जिंगी फिर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुम्हें टॉय की तरह मत देखना, ये तुम्हारी थर्ड कंडीशन है, राइट? एन्यू कहता है, हाँ। जिंगी पूछता है, और कोई कंडीशन? एन्यू मना करता है, अभी के लिए नहीं। जिंगी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी तीनों कंडीशन पूरी करूंगा। अब मेरी बारी है अपनी कंडीशन रखने की। जब ये नेगोशिएशन है और तुम फेयर रहना चाहते हो तो
तुम्हें भी मेरी तीनों कंडीशन पूरी करनी होगी। एनी पूछता है कि क्या कंडीशन है। जिंगी मुस्कुराकर कहता है, मेरी पहली कंडीशन तुम्हारी पहली कंडीशन जैसी ही है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो और मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते हो। एनु ये सुनते ही तुरंत हेजिटेट करता है। वो मन ही मन में सोचता है, मेरे पास मेमोरीज रीड करने की सुपर पावर है, लेकिन मैं इसके बारे में उसे बताना नहीं चाहता। जिंगी उसके रिएक्शन को देखकर समझ जाता है और लंबी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी आंखों ने तुरंत हेजिटेशन दिखा दिया। फिर हम बराबरी के आधार पर नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं। एनी कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, एक बार तुमने मुझे ऑलरेडी ही धोखा दे दिया है, इसलिए मैं अभी तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस कंडीशन को पूरा करने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है। जिंगी तुरंत कहता है, मेरे आदमी बनो, मेरे साथ रहो और मेरा साथ कभी भी छोड़कर मत जाना। एन्यू फिर हेजिटेट करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता है कि ये तुम्हारी चीज़ बनने जैसा ही है। जिंगी समझाते हुए कहता है, एक इंसान और एक ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। देखो, मैंने तुम्हारी तीनों कंडीशन बिना ज़्यादा सोचे मान ली, वही तुम मेरी दो कंडीशन पर ही हेजिटेट कर चुके हो। क्या ऐसी फेयर नेगोशिएशन आगे चल सकती है। एन्यू ये सुनकर चुप रह जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जिंगी धीरे से एन्यू की ओर आगे बढ़ने लगता है। एन्यू कहता है, पहली दो कंडीशन को पूरा करने में पूरी कोशिश करूंगा, तीसरी कंडीशन क्या है। लेकिन जैसे ही एन्यू अपना सर उठाता है और सामने देखता है, वो देखता है कि जिंगी ऑलरेडी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो ऑलरेडी उसके पास पहुंच चुका था। जिंगी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है और उसे नीचे उतारता है और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहने लगता है, तीसरी कंडीशन, दोबारा ऐसा डेंजरस काम मत करना, समझे। और उसे हग करता है। एन्यू बहुत ही हैरानी के साथ जिंगी की ओर देखने लगता है और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को हाइप ज़रूर करना ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आपके पास लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।